150 साल पहले तुर्की के एक वीरान रेगिस्तानी इलाके में कुछ पुरातत्वविद खुदाई कर रहे हैं। हाँ, वो बोगजकोई वाली जगह है ना? बिल्कुल वही जगह। तो वहां खुदाई करते करते उन्हें मिट्टी की कुछ पुरानी पट्टियां या टैबलेट्स मिलते हैं। और जब उन पे लिखी 3300 साल पुरानी भाषा को पढ़ा जाता है। तो वो एक शाही संधि निकलती है, दो प्राचीन साम्राज्यों के बीच की शांति संधि। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब इस संधि के गवाहों के नाम पढ़े जाते हैं। हाँ, इंद्र, वरुण, मित्र और ना सत्य। जी हाँ, बिल्कुल वही देवता जिनकी स्तुति भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में की गई है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी का भी दिमाग घुमा दे। मतलब भारत के वैदिक देवता आज से 3300 साल पहले तुर्की के रेगिस्तान में क्या कर रहे थे? और यही वो सवाल है जो इतिहास की सबसे उलझी हुई पहेलियों में से एक का दरवाजा खोलता है। बिल्कुल, क्योंकि इतिहास कोई सीधी रेखा तो है नहीं। ये तो इंसानों के एक जगह से दूसरी जगह जाने और संस्कृतियों के टकराने और आपस में घुलने मिलने का एक बहुत ही जटिल ताना बना है। सही कहा। बोगस कोई की वो संधि केवल एक उदाहरण है कि कैसे प्राचीन दुनिया हमारे आज के अनुमानों से कहीं ज्यादा आपस में जुड़ी हुई थी। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी ताने बाने को सुलझाने जा रहे हैं। हाँ, तो आज का हमारा मिशन है इंडो आर्यों के इतिहास, उनकी भाषा और उनके रहस्यमयी सफर से जुड़े मिथकों को तोड़ना और असली तथ्यों को सामने लाना। स्रोतों के इस पूरे अंबार से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए और कैसे पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। अक्सर आम बोलचाल में आर्य शब्द को एक विशेष नस्ल या रेस से जोड़कर देखा जाता है, जो कि विज्ञान और इतिहास के नजरिए से पूरी तरह गलत है। बिल्कुल। इतिहासकारों द्वारा इंडो यूरोपीय या इंडो आर्य शब्दावली का प्रयोग किसी नस्ल के लिए नहीं, बल्कि एक विशेष भाषा परिवार के संदर्भ में किया जाता है। तो आसान शब्दों में कहें तो इंडो आर्य वे लोग थे जो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की इंडो ईरानी शाखा से जुड़ी एक भाषा बोलते थे। एकदम सही। और ऋग्वेद में भी इसके बहुत गहरे सांस्कृतिक निहितार्थ हैं। एक मिनट, तो मतलब आर्य कोई बायोलॉजिकल कैटेगरी नहीं थी, बल्कि ये एक भाषाई और सांस्कृतिक पहचान थी। 100% विद्वानों का मानना है कि इसका मूल शब्द अर हो सकता है, जिसका सीधा संबंध कृषि या खेती करने से है। अच्छा। इसी से आर्य शब्द बना, जिसे मुख्य रूप से बंधु बांधव या एक ही गोत्र के लोग और बाद के अर्थों में श्रेष्ठ के रूप में देखा गया। तो जब हम इनके मूल निवास की बात करते हैं तो सबसे अधिक प्रामाणिक सिद्धांत क्या बताता है? वो यही बताता है कि इन भाषा भाषियों का मूल निवास काला सागर के उत्तर में पूर्वी यूरोप के विशाल मैदानी इलाकों में था। मतलब जिन्हें हम स्टेपीज कहते हैं। हाँ, स्टेपीज, वहां से इनका प्रवास अलग अलग दिशाओं में हुआ। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये पूरा सफर शुरू ही भाषा से होता है। हाँ, भाषा का सफर। ये वाकई सोचने वाली बात है कि इनकी सबसे पहली पहचान किसी पुरानी इमारत या हड्डी से नहीं, बल्कि हवा में तैरती ध्वनियों और शब्दों से हुई। भाषा विज्ञान का ये सफर एक जासूसी कहानी जैसा ही है। 16वीं सदी में इटली का एक व्यापारी था, फिलिप्पो सेसेटी। जब उसने भारत की यात्रा की तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि भारत में बोली जाने वाली संस्कृत और यूरोप की कई भाषाओं में अजीबोगरीब समानताएं हैं। अरे वाह, ये कोई छोटा मोटा इत्तेफाक तो नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़े रहस्य का पहला सुराग था। लेकिन इस सुराग को एक ठोस थ्योरी में बदलने का काम 1784 में सर विलियम जोन्स ने किया। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के सामने। हाँ, उन्होंने एक ऐसी संकल्पना रखी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने साबित किया कि वैदिक संस्कृत, ग्रीक, लैटिन और गॉथिक, आयरिश, ये सब अलग अलग नहीं है। बिल्कुल, ये किसी एक ही जननी यानी मूल भारोपीय भाषा की संतानें हैं। ये तो बिल्कुल एक भाषाई डीएनए टेस्ट जैसा है। सही कहा। सुनने वालों के लिए ये कल्पना करना कितना रोमांचक होगा कि दुनिया के दो अलग अलग कोनों में रहने वाले अनजान लोगों को पता चले कि उनके परदादा की डायरी का कवर और उसकी भाषा बिल्कुल एक जैसी है। ये भाषाई डीएनए वाला उदाहरण बहुत सटीक है। मैक्स मुलर ने इसे बहुत ही तार्किक ढंग से समझाया है। उन्होंने शब्दों की वो समानता दिखाई जिसे नकारा नहीं जा सकता। जैसे कि वो पिता वाला उदाहरण। हाँ, जैसे संस्कृत का शब्द पितृ अंग्रेजी में जाकर फादर बन जाता है और लैटिन में पेटर। और इसी तरह संस्कृत का मातृ, अंग्रेजी का मदर और लैटिन का मेटर। बिल्कुल, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये एक ही जड़ से निकली शाखाएं हैं। लेकिन एक मिनट, मैं सोच रही थी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बस कुछ लोग व्यापार करने के लिए इधर उधर गए हों और उन्होंने एक दूसरे के शब्द अपना लिए हों? ये एक बहुत ही जायज संदेह है। तो ये कैसे साबित होता है कि उनका एक ही मूल निवास था? और इसका जवाब पी गाइल्स नाम के एक विद्वान ने एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिया। उन्होंने जैव भूगोल यानी भौगोलिक शब्दों का सहारा लिया। वो कैसे? उन्होंने देखा कि भोजपत्र के पेड़ के लिए अंग्रेजी में बर्च शब्द है और जर्मन में भूर्ज। अच्छा। उनका तर्क था कि अगर इन सभी भाषाओं में एक खास तरह के पेड़ के लिए एक ही मूल शब्द है तो इसका मतलब है कि इस भाषा समूह का मूल स्थान वही रहा होगा जहां बर्च का पेड़ प्राकृतिक रूप से उगता है। लॉजिक तो बहुत ही शानदार है। इसी आधार पर उन्होंने हंगरी को मूल निवास बताने का सिद्धांत दिया था, है ना? जी हाँ। मतलब अगर भाषा में बर्फ के लिए कई शब्द हैं तो जाहिर है वो लोग किसी ठंडी जगह से आए होंगे। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। हाँ। अगर संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और ऋग्वेद भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में रचा गया था, तो कुछ विद्वान सीधे तौर पर भारत को ही इन लोगों का मूल निवास क्यों नहीं मान लेते? का सबसे बड़ा सबूत देता है कि वे बाहर से आए थे। अच्छा, वो कैसे? जब भाषावेद ऋग्वेद का गहराई से विश्लेषण करते हैं
तो उन्हें उसमें लगभग 300 ऐसे शब्द मिलते हैं जो भारोपीय भाषा परिवार के हैं ही नहीं। 300 शब्द? अरे हाँ, वे शब्द द्रविड़ और मुंडारी भाषाओं के हैं। मतलब ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें पहले से ही भारत की स्थानीय भाषाओं के शब्द मौजूद हैं। बिल्कुल, और इससे भी बड़ा सुराग है मूर्धन्य ध्वनियां। मूर्धन्य ध्वनियां, ये थोड़ा तकनीकी लग रहा है। मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ। मूर्धन्य ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जिन्हें बोलते समय जीभ को पीछे की तरफ यानी तालु की ओर मोड़ना पड़ता है। जैसे हिंदी का ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ। बिल्कुल। आप बोलकर देखें तो जीभ पीछे मुड़ती है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये मूर्धन्य ध्वनियां केवल और केवल हिंद आर्य भाषा शाखा में मिलती हैं। अच्छा। बाकी पूरी दुनिया की किसी भी अन्य भारूपीय भाषा में, चाहे वो यूरोप की हो या ईरान की, ये ट और ठ जैसी ध्वनियां नहीं पाई जाती। ओहो, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो लोग बाहर से आए उनकी मूल भाषा में ट वर्ग था ही नहीं। एकदम सही। जब वे भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे और यहाँ के स्थानीय लोगों से जो द्रविड़ और मुंडारी बोलते थे उनसे मिले जुले, तब उन्होंने ये नया उच्चारण सीखा। हाँ, ये तो संस्कृतियों के विलय का बहुत बड़ा भाषाई सबूत हो गया। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। अब अगर एक इतना बड़ा समूह पूर्वी यूरोप से निकलकर भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचा है, तो उन्होंने सिर्फ हवा में ध्वनियां ही नहीं छोड़ी होंगी। जाहिर है उन्होंने रास्ते में भौतिक सुराग भी छोड़े होंगे। और यहीं से हम शब्दों की दुनिया से निकलकर मिट्टी में दबे पुरातात्विक साक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। और यही सुराग हमें वापस उसी तुर्की और इराक के रेगिस्तानों की तरफ ले जाते हैं जहां से हमने इस डीप डाइव की शुरुआत की थी। बिल्कुल। ये सच में चौंकाने वाला है कि हिंद आर्य भाषा के सबसे पुराने लिखित नमूने भारत में नहीं बल्कि इराक में मिलते हैं। 2200 ईस्वी पूर्व के कस्सी अभिलेखों में। हाँ, कस्सी अभिलेखों में। वहाँ अरिस्ने और सोमसेन जैसे नाम मिलते हैं। ये नाम इराक की स्थानीय संस्कृति के नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से हिंद आर्य संस्कृति के हैं। और तुर्की के बोगसकोई का वो अभिलेख जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, वो 1380 ईसा पूर्व का है। हित्ती और मितन्नी राजाओं के बीच की वो संधि है ना? हाँ, वो केवल एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं थी। इंद्र, वरुण और नासत्य को साक्षी मानने का मतलब है कि उन शासकों की धार्मिक मान्यताएं सीधे तौर पर वैदिक मान्यताओं से जुड़ी थी। लेकिन सिर्फ इराक और तुर्की ही क्यों? मिस्र में तेल अल अमराना से भी तो कुछ मिट्टी की मोहरें मिली हैं। हाँ, और उन मोहरों पर दशरथ और यशोदत जैसे नाम दर्ज हैं। दशरथ, ये नाम मिस्र में? ये तो सच में हैरान करने वाला है। और इतना ही नहीं, तुर्की के पास एक और जगह है जहां से किक्कुली का अभिलेख मिला है। किक्कुली अभिलेख, इसमें क्या खास है? ये कोई धार्मिक किताब नहीं है। ये 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का घोड़ों को ट्रेनिंग देने का एक मैनुअल है, और इसमें संस्कृत के अंकों का हूबहू इस्तेमाल हुआ है। संस्कृत के अंक? हाँ, जैसे एका 1 के लिए, 13 3 के लिए, पंजा 5 और सत 7 के लिए। अरे वाह! अगर हम इन सब कड़ियों को जोड़ें तो एक बहुत ही स्पष्ट चित्र उभरता है। तुर्की, इराक, मिस्र और अंततः भारत। ये केवल कुछ लोगों का भटकना नहीं था, ये एक विशाल भौगोलिक स्थानांतरण था। एक बहुत बड़ा वैश्विक नेटवर्क। वे अपने साथ अपनी भाषा, अपनी जीवन शैली और अपनी सबसे महत्वपूर्ण तकनीक को हजारों किलोमीटर दूर तक ले जा रहे थे। तकनीक? हाँ, तो क्या इसी तकनीक ने उन्हें इतनी लंबी यात्राएं करने और अलग-अलग जगहों पर अपना प्रभाव जमाने में मदद की? जाहिर सी बात है, उस जमाने में पक्की सड़कें या गाड़ियां तो थी नहीं, तो आखिर वे इतनी तेजी से फैले कैसे? इसका जवाब उनकी जीवन शैली और 2 बहुत ही खास चीजों में छिपा है। अश्व यानी घोड़ा और उनका रथ। अब यहाँ जो बात सामने आती है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ऋग्वेद में जानवरों का जिक्र किस तरह से हुआ है, इसके आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। बिल्कुल। ऋग्वेद में अश्व यानी घोड़े का जिक्र 215 बार हुआ है। इसकी तुलना में गाय 176 बार और बैल 170 बार आता है। लेकिन जो जानवर भारत में बहुतायत में मिलते थे, जैसे बाघ और गैंडा, उनका पूरे ऋग्वेद में एक बार भी जिक्र नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि उनके जीवन का केंद्र घोड़ा था। यहाँ तक कि उनके प्रमुख देवता इंद्र और मरुत सीधे तौर पर घोड़ों से जुड़े हुए दिखाए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा पुरातात्विक भेदक है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की खुदाई देखें तो वहाँ बैल और गेंडे तो खूब मिलते हैं, लेकिन परिपक्व हड़प्पा काल में घोड़े का कोई व्यापक उपयोग या स्पष्ट प्रमाण नहीं दिखता। मतलब घोड़े हड़प्पा काल के बाद आए? हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में घोड़े और घुड़सवारों के अवशेष हड़प्पा काल के काफी बाद में मुख्य रूप से स्वात घाटी और बलूचिस्तान के पिरक क्षेत्र में मिलते हैं। इसका समय लगभग 1800 से 1300 ईसा पूर्व के बीच का है। लेकिन केवल घोड़ा होना ही काफी नहीं था। असली गेम चेंजर तो वो टेक्निक थी जिसे घोड़े खींच रहे थे। हम बात कर रहे हैं आरे वाले पहिए यानी स्पोक्ड व्हील्स की। बिल्कुल। इस तकनीक के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसकी तुलना करें तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में जो गाड़ियां मिली हैं, उनके पहिए लकड़ी के एक ठोस टुकड़े से बने होते थे। हाँ, बिना आरे के ठोस पहिए। आप एक भारी भरकम बिना सस्पेंशन वाली बैलगाड़ी की कल्पना कर सकते हैं, जो मजबूत तो है लेकिन बहुत भारी और बहुत धीमी है। अब इसकी तुलना इंडो आर्यों के आरे वाले पहिए से कीजिए। वो उस जमाने की स्पोर्ट्स कार या एक एडवांस मिलिट्री टैंक जैसा था। ये तुलना तकनीकी रूप से एकदम सही है, क्योंकि ठोस पहिया बहुत अधिक घर्षण पैदा करता है। इसके विपरीत स्पोक्ड व्हील या आरे वाला पहिया अंदर से खाली होता है, सिर्फ कुछ तीलियां उसे जोड़े रखती हैं। तो इसका वजन बहुत कम होता है
और ये झटकों को सोख लेता है। ईरान के हिसार नाम की जगह पर 1800 ईसा पूर्व की एक मोहर मिली है जिसमें 6 आरे वाले पहिए का रथ बना हुआ है। अरे, तो वजन में हल्का होने के कारण 2 घोड़ों द्वारा खींचा जाने वाला यह रथ अकल्पनीय गति पैदा करता था। और यही गति युद्ध के मैदान में या लंबे प्रवास के दौरान उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी होगी। बिल्कुल, जो लोग पैदल या भारी बैलगाड़ियों से चलते थे, उनके सामने अचानक घोड़ों पर और हल्के रथों पर सवार लोग आ जाएं, तो ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा था। गति और तकनीक के साथ साथ वे अपने पीछे कुछ ऐसी सांस्कृतिक प्रथाएं भी छोड़ रहे थे जो पुरातात्विक खुदाई में साफ नजर आती हैं। जैसे मृतकों के अंतिम संस्कार का तरीका। हाँ हड़प्पा सभ्यता में तो आमतौर पर मृतकों को जमीन में दफनाने का चलन था, है ना? हाँ, परिपक्व हड़प्पा काल में दफनाने की प्रथा आम थी। लेकिन जब हम हड़प्पा के पतन के बाद के काल में आते हैं, जिसे इतिहासकार खुदाई की जगह के नाम पर सिमेट्री एच संस्कृति कहते हैं, तो एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। ये सिमेट्री एज क्या है? सुनने वालों के लिए थोड़ा इसे आसान भाषा में समझाइए। सिमेट्री एच दरअसल हड़प्पा शहर के ही पास मिला एक कब्रिस्तान का हिस्सा है, लेकिन ये हड़प्पा के मुख्य दौर के बाद का है। अच्छा। यहाँ पुरातत्वविदों को बड़े बड़े मिट्टी के कलश या बर्तन मिले हैं। इन बर्तनों के अंदर पूरे कंकाल नहीं बल्कि जली हुई हड्डियां और राख थी। इसका मतलब है कि यहाँ दाह संस्कार की प्रथा शुरू हो चुकी थी। बिल्कुल। गांधार क्षेत्र की कब्रों में भी ठीक ऐसे ही जली हुई हड्डियों के अवशेष मिलते हैं, जो आर्य संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा अग्नि पूजा भी एक बहुत बड़ा संकेत है। ऋग्वेद में अग्निवेदियों पर बहुत जोर दिया गया है। और अगर हम खानपान या धार्मिक अनुष्ठानों की बात करें तो सोम का जिक्र कैसे भूल सकते हैं। हाँ, ऋग्वेद का पूरा नवा मंडल सोम देवता और सोम रस को समर्पित है। और सबसे बड़ी बात, प्राचीन ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में बिल्कुल इसी से मिलती जुलती एक चीज का जिक्र है जिसे वे होम कहते थे। सोम और होम, ये एक और भाषाई और सांस्कृतिक पुल है। इन सब चीजों को देखते हुए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर कई दशकों तक इतिहासकारों के बीच भयंकर बहस चली। वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी वाली बहस। हाँ, मार्टिमर व्हीलर जैसे शुरुआती इतिहासकारों ने इन साक्ष्यों को देखा और एक थ्योरी दी जिसे आर्य आक्रमण सिद्धांत कहा गया। उनका मानना था कि इन रथ सवार योद्धाओं ने हड़प्पा पर अचानक और हिंसक हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की और नए स्रोत सामने आए, ये आक्रमण वाली थ्योरी सवालों के घेरे में आ गई। क्योंकि स्रोतों के अनुसार आज आधुनिक इतिहासकार आक्रमण की बजाय प्रव्रजन या माइग्रेशन के सिद्धांत को अधिक स्वीकार करते हैं। ये बहुत अहम अंतर है। आक्रमण का मतलब है कोई रातों रात हुआ हिंसक युद्ध। हाँ, लेकिन साक्ष्य दिखाते हैं कि ये विस्थापन छोटे छोटे समूहों में पीढ़ियों तक चलने वाली एक लंबी प्रक्रिया थी। वे यहाँ आए, रुके और धीरे धीरे यहाँ की स्थानीय संस्कृतियों के साथ उनका विलय हो गया। बिल्कुल। लेकिन क्या इस पूरी कहानी का कोई ऐसा अकाट्य वैज्ञानिक प्रमाण है जो न तो भाषा का हो और न ही मिट्टी का? मतलब? मेरा मतलब है कोई ऐसा सबूत जो ये बता सके कि सचमुच हजारों साल पहले इंसानों के एक समूह ने मध्य एशिया से भारत तक का सफर तय किया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि बायोलॉजी की प्रयोगशालाओं में मिला है। जेनेटिक्स। हाँ, जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी विज्ञान ने इस पूरी बहस को एक नया आयाम दिया है। तो डीएनए ने क्या बताया? वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में वाई क्रोमोसोम का अध्ययन किया, जो पिता से पुत्र को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है। इस क्रोमोसोम में कभी-कभी कुछ छोटे बदलाव या म्यूटेशन होते हैं, जो हमेशा के लिए उस वंशावली में दर्ज हो जाते हैं। आप इसे एक पुश्तैनी निशानी या मार्क की तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल। जीव विज्ञानियों ने ऐसे ही एक बहुत खास आनुवंशिक मार्कर की खोज की है जिसे M17 नाम दिया गया है। M17 आनुवंशिक मार्कर, ये तो बिल्कुल किसी टाइम मशीन के सुराग जैसा लग रहा है। ये मार्कर कैसे काम करता है और ये हमें आर्यों के सफर के बारे में क्या बताता है? अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो ये M17 मार्कर आज मध्य एशिया के लगभग 40% से अधिक लोगों के डीएनए में पाया जाता है। 40%? हाँ, विशेष रूप से उन इलाकों में जिन्हें पुरातत्व विज्ञान में एंड्रोनोवो और बैक्टीरिया मार्जेना कहा जाता है। ये इलाके मूल रूप से मध्य एशिया के वे विशाल मैदानी क्षेत्र हैं जहां प्राचीन पशुपालकों और किसानों की बस्तियां थीं। और जब यही वैज्ञानिक भारत आए और उन्होंने यहाँ के लोगों का डीएनए टेस्ट किया तो उन्हें क्या मिला? चौंकाने वाले नतीजे मिले। भारत में विशेष रूप से दिल्ली और उत्तर भारत के हिंदी भाषा बोलने वालों में ये M17 मार्कर 35% से अधिक लोगों में पाया गया। 35% यानी मध्य एशिया के 40% और उत्तर भारत के 35% लोगों का एक ही प्राचीन पूर्वज था। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा जुड़ाव है। बिल्कुल। लेकिन दक्षिण भारत के बारे में क्या? यही वो बिंदु है जो इस थ्योरी को पुख्ता करता है। जब दक्षिण भारत में, जहां मुख्य रूप से द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं, डीएनए का अध्ययन किया गया तो वहां ये M17 मार्कर केवल 10% के आसपास ही पाया गया। तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि जो लोग हिंद आर्य भाषाएं बोलते हुए आए वे मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत के इलाकों में ही बसे। और यहीं के लोगों के साथ उनका सबसे ज्यादा जेनेटिक जुड़ा हुआ। ये कोई हवाई कहानी नहीं है, ये तो लिटरली हमारे खून में, हमारे डीएनए में लिखा हुआ इतिहास है। एकदम सही। अब अगर हम एक कदम पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखें, विलियम जोन्स की वो भाषाई खोज जहां पितृ और पेटर एक जैसे लगते हैं, बोगस कोई का वो मिट्टी का अभिलेख जिस पर इंद्र और वरुण का नाम है, ऋग्वेद में अचानक मिलने वाले वो 300 द्रविड़ शब्द और मूर्धन्य ध्वनियां, आरे वाले पहिए की वो शानदार तकनीक और
आखिर में हमारे खून में दौड़ता M17 जेनेटिक मार्कर। ये सारी अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये सब एक ही विशाल और जटिल पहेली के टुकड़े हैं। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? आज के इस डीप डाइव ने हमारे सामने क्या साबित किया है? यही कि इतिहास कितना जीवित है। बिल्कुल, इसने हमें ये दिखाया है कि इतिहास केवल मोटी-मोटी किताबों के पन्नों में या सूखी हड्डियों में कैद नहीं है। इतिहास आज भी हमारी जुबान पर जीवित है, जब हम ट और ठ जैसी ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। हाँ, ये हजारों साल पुरानी मिट्टी की पट्टियों में दर्ज है, और सबसे बढ़कर ये एक जेनेटिक कोड के रूप में हमारे भीतर मौजूद है। ये कहानी किसी एक तरफा जीत या हिंसक आक्रमण की नहीं है। नहीं किसी एक सभ्यता के पतन की, ये इंसानी सफर, उनके अनुकूलन और सबसे अहम संस्कृतियों के आपस में घुलने मिलने की एक बहुत ही खूबसूरत और निरंतर चलने वाली कहानी है। और शायद यही इतिहास को पढ़ने का सबसे सही नजरिया है। जब हम साक्ष्यों को बिना किसी धारणा के देखते हैं, तो वे हमें याद दिलाते हैं कि मानव जाति का अतीत अलग अलग खानों में नहीं बटा है। ये अनगिनत प्रभावों का एक मिला जुला रूप है। बिल्कुल। लेकिन आज के इस सफर को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ जो हमारे स्रोतों में तो मौजूद है, लेकिन जिस पर अक्सर बहुत कम बात होती है। अच्छा, वो कौन सा विचार है? ये एक ऐसा तथ्य है जो इतिहास को देखने के नजरिए पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देगा। हम सब स्वास्तिक के प्रतीक से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, है ना? जी हाँ, दुनिया भर में स्वास्तिक को आर्य संस्कृति का एक बहुत ही प्रमुख और पवित्र चिन्ह माना जाता है। ये धारणा बहुत गहराई तक बैठी हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे स्रोतों के अनुसार प्रारंभिक वैदिक साहित्य में, यानी ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में, स्वास्तिक का कोई जिक्र ही नहीं मिलता। अरे, ये तथ्य सच में बहुत से लोगों की धारणाओं को तोड़ने वाला है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ऋग्वेद में ये नहीं है। उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि स्वास्तिक चिन्ह वाले ठप्पे या मुहरें हमें हड़प्पाई संस्कृति की खुदाई में भारी मात्रा में मिलती हैं। हड़प्पा में? हाँ, और सिर्फ हड़प्पा ही नहीं, बलूचिस्तान की शाही टुम्प जैसी अत्यंत प्राचीन संस्कृतियों के मिट्टी के बर्तनों पर स्वास्तिक के सबसे शुरुआती अवशेष पाए गए हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि जैसे आज हम विशुद्ध रूप से एक आर्य